जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बच्चों काइनेटिक्स का ये चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए ये कोर फिजिक्स का ही चैप्टर है। ठीक है, करें शुरू। तो सबसे पहले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में समझने के लिए, देखो लॉज ऑफ मोशन तो बाद में आएगा, पहले हमें फोर्स के बारे में समझना होगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स के बारे में। बच्चों फोर्स के बारे में तुम्हें जो भी पता है जल्दी जल्दी बता दो। फोर्स के बारे में कोई कुछ बोलना चाहता है? फोर्स, एक बच्चा बोल रहा है अ पुश और अ पुल, बस। और कोई बच्चा? सेम, कुछ नया? 10th क्लास तक, 11th या 12th क्लास तक जनरली आजकल क्या है, हर बच्चे से आप किसी से भी पूछो, वो फोर्स के बारे में सिर्फ एक ही बात जानता है, और वो ये कि एनी पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, पर मैं ये कह रहा हूं कि ये डेफिनेशन बचकानी है। मतलब ये वो डेफिनेशन है जो छोटी क्लास में आप लोग लिखते पढ़ते याद करते थे। अब आप आ गए हो बड़ी क्लास में, तो आप फोर्स को कैसे डिफाइन करोगे? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी। बच्चों फोर्स जो है वो कहां से लगता है? हम बाहर से किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं जिसकी वजह से वो मूव करता है। अच्छा, मूव भी कर सकता है, रुक भी सकता है, रुक भी तो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाए, स्पीड बढ़ जाए या घट जाए, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी बाय द एप्लीकेशन ऑफ विच, बाय द application of which the state of motion of an object can change। इसका मतलब फोर्स एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी है जिसके लगने से किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है हो ही जाए। जैसे ये पेन है, मैंने इस पर देखो कितना सारा फोर्स लगाया, मैं इसको दबा रहा हूं, पर क्या इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है? नहीं, ये तो रेस्ट पे ही है। तो हो सकता है, हो नहीं भी सकता। और स्टेट ऑफ मोशन के अंदर सारी चीजें आ गई, स्पीड बढ़ सकती है, स्पीड कम हो सकती है, रेस्ट पे आ सकता है, मोशन में है तो रेस्ट पे आ जाएगा, रेस्ट पे है तो मोशन में आ सकता है। क्लियर हो गया? बच्चों फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर। क्यों भाई? Force is a vector quantity because to express it completely we require both magnitude and direction। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं या समझ गए? समझ गए ना? फोर्स को अगर कंप्लीटली आपको एक्सप्रेस करना है तो आपको मैग्नीट्यूड तो बताना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि आप किस दिशा में फोर्स लगा रहे हो, वरना हम कभी पूरी तरह से उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया? जैसे मैंने बोला एक टेबल पे 50 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं, पर मैंने डायरेक्शन नहीं बताई। ठीक है, अब आप मुझे बताओ टेबल कहां जाएगा? लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहां जाएगा टेबल? तो मैंने फोर्स की जब तक डायरेक्शन आपको नहीं बताऊंगा तब तक आप नहीं बता सकते कि टेबल मूव होकर कहां जाएगा। क्लियर हो गया? तो मुझे फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा, कोई मुझे बताएगा एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन कैपिटल एन। क्लियर हो गया? बच्चों फोर्स की सीजीएस यूनिट भी होती होगी कुछ। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर।
या हम इसको डाइन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो याद रखना बच्चों, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया? फोर्स की यूनिट आप न्यूटन बोलो या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक ही बात है। अच्छा, अगर मैं डाइन बोलूं 1 डाइन, और या मैं 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलूं, दोनों बातों का एक ही मतलब है। क्लियर हो गया? अगर मैं कहूं 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? देखो ये तो एसआई वाली यूनिट हो गई ना दोनों की, और ये हो गई सीजीएस यूनिट। न्यूटन को अगर डाइन में कन्वर्ट करना हो तो कितना हो जाएगा बच्चों? 10 पावर 5 डाइन, यानी 1 न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन होते हैं। क्लियर हो गया? और आप ये भी कह सकते हो कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर 5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर ये क्या है बच्चों, ये कन्वर्जन है कि एसआई से सीजीएस में कैसे जाए, और न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, तो इसकी जगह मैंने डाइन की जगह ये लिख दिया। कोई फर्क पड़ा इससे? नहीं। तो आप एसआई से सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करोगे? ऐसे। क्लियर हो गया? चले आगे। अब बच्चों अगर मैं तुमसे ये कहूं कि डिफाइन 1 न्यूटन, आखिर आप कब कहोगे, कब माना जाएगा कि ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है? इसके बाद चलते हैं बच्चों आगे। अभी मैंने तुम्हें बताया फोर्स की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है न्यूटन, लेकिन आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है? तो यानी कि हम डिफाइन करने जा रहे हैं 1 न्यूटन। व्हाट इज 1 न्यूटन ऑफ फोर्स? आप ऐसे समझो, ये एक ऑब्जेक्ट है 1 केजी का, समझ में आ गया? और आपने इस पर फोर्स लगाया, आपने इस पर कुछ फोर्स लगाया। कितना लगाया अभी हमें नहीं पता, बस लगाया। इसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई ये तो कंफर्म है कि फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगेगा तो उसमें वो मोशन में तो आएगा ना, और वो एक्सेलरेटेड मोशन में आएगा, ये भी याद रखना। तो उस पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया, और वो 1 केजी का ऑब्जेक्ट था, तो पक्का आपने 1 न्यूटन का ही फोर्स लगाया होगा। यानी कि कितना फोर्स लगाया होगा? 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? क्या आप इसकी मदद से डिफाइन कर सकते हो 1 न्यूटन? व्हेन a body of mass 1 kg is accelerated by 1 meter per second square by the application of force in same direction, in same direction, then 1 Newton or 1 kg meter per second square of force is said to be applied. कुछ समझ में आया बच्चों को? समझ में आ गया? बच्चों देखो, दुनिया में हजारों किताबें हैं, एनसीईआरटी है, एसएल है, और भी बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे गूगल पे, सब जगह। अलग अलग भाषा में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। बात समझ गए? ये मैंने अपनी लैंग्वेज में उठा के लिख दिया, पर आपको मुद्दे की बात क्या समझनी है, ये कि अगर 1 केजी का ऑब्जेक्ट है और उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है, तो पक्का उसके ऊपर जो फोर्स लगाया गया होगा वो 1 न्यूटन का होगा। कोई दिक्कत? ठीक इसी तरीके से बच्चों, अगर मैं तुमसे कहूं कि डिफाइन करो, डिफाइन 1 डाइन, तब क्या बोलोगे? सिंपल सी बात है, पक्का कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा, उसका मास रहा होगा 1 ग्राम, उसके ऊपर हमने फोर्स कितना लगाया पता नहीं, पर हमें इतना पता है कि उसमें एक्सेलरेशन आ गया है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया? तो पक्का उसके ऊपर फोर्स कितना लगा होगा बच्चों? 1 डाइन। कितना लगा होगा बच्चों?
1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब डाइन और इसका तो सेम ही मीनिंग है ना, जैसे न्यूटन और इसका सेम मीनिंग है। क्लियर हो गया? तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? हाउ विल यू डिफाइन वन डाइन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट of mass 1 gram is accelerated by 1 centimeter per second square by the application of a force, then the force of 1 dyne or 1 gram centimeter per second square is said to be applied. कोई दिक्कत? समझ में आ गया बच्चों? अब सवाल ये है, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, ये मैंने अभी तुम्हें बताया था। लेकिन ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लेते हैं। बच्चों देखो, न्यूटन और डाइन में क्या फर्क है? 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? और हम ये भी जानते हैं बच्चों कि 1 डाइन का मतलब होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? याद रहेगा ये? अब बच्चों चेक करो, 1 kg, बच्चों kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। बच्चों 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और पर सेकंड स्क्वायर तो सेम ही है, तो पर सेकंड स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं। तो चेक करना कितना हो गया? 1000 और 100, 1 2 3 4 5 इंटू 1 करोगे उतना ही आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को बोलते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? डाइन। तो बच्चों क्या आ गया? 1 न्यूटन को सॉल्व कर रहे थे, निकल कर क्या आया? 10⁵ डाइन। क्लियर हो गया? तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, याद रहेगा। चले आगे, अब चलते हैं फोर्स के फॉर्मूले की तरफ। बच्चों फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, हाँ या ना? पर यहां से एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है बच्चों के दिमाग में, वो आज दूर कर लेना। देखो बच्चों, F इक्वल टू ma। बच्चों मास यहां पर क्या है? मास क्या होता है? जल्दी बोलो ना। मास थोड़ी ना चेंज होता है किसी बॉडी का बार बार। 1 kg का ऑब्जेक्ट है तो 1 kg का ही रहेगा भाई। तो अगर बच्चों मैं यहां से ये कांस्टेंट हटा दूं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a हो जाएगा या नहीं? हाँ या ना? यानी कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। मतलब कुल मिला के मुझे ये टर्म देख करके क्या महसूस हो रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। मुझे ये दिख रहा है कि फोर्स एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, हाँ या ना? पर ये तुम लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये बात दिमाग में फिट कर लो। बल्कि सच्चाई ये है कि एक्सेलरेशन डिपेंड करता है फोर्स पर, यानी कि एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन फोर्स। और यहां पे ये बात दिमाग में फिट कर लेना, फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन। फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता। देखो फॉर्मूले दोनों ही सही हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत है, सही है। आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, कांस्टेंट लगाओगे, कांस्टेंट क्या लगाओगे? मास, बन जाएगा F इक्वल टू ma। समझ में आ गया? गलत नहीं है ये, पर मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से अपने दिमाग में ये फिट कर लेना, फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता, जबकि देख यहां पर ये रहा है कि फोर्स डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इट। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि एक्सेलरेशन डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। समझ में आ गया? अच्छा बताओ बच्चों, जो दुनिया में पहले आया वो क्या उस पर डिपेंड कर सकता है जो बाद में आया? मतलब बाप बेटे पे डिपेंड करेगा या बेटा बाप पे डिपेंड करेगा? बेटा अभी दुनिया में आया है, चल भी नहीं सकता, वो डिपेंड करता है बाप के ऊपर। समझ में आ गया? तो पहले कौन आया, फोर्स या एक्सेलरेशन? दिमाग लगाओ बच्चों, ये ऑब्जेक्ट था, इसमें पहले ही एक्सेलरेशन आ गया था या पहले आपने फोर्स लगाया? पहले क्या आया दुनिया में? तो फोर्स कौन हुआ? पापा।
बाद में ऑब्जेक्ट मोशन में आया और फिर इसकी कोई एक्सेलरेशन की वैल्यू आई, तो ये कौन हुआ बेटा, क्योंकि ये बाद में आया। तो एक्सेलरेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि फोर्स कितना लगाया गया था, ना कि फोर्स डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन के ऊपर। समझ में आ गया? ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपने ओम्स लॉ पढ़ा है 10th क्लास में, V इज इक्वल टू आई आर। आपने पढ़ा था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो कि गलत है। क्या V I पर डिपेंड करता है? नहीं, सच्चाई ये है कि I V पर डिपेंड करता है। क्योंकि पहले दुनिया में कौन आया, वोल्टेज है करंट। पहले आपने बैटरी लगाई है, पहले करंट आ गया। पहले बैटरी लगाई, बाद में करंट आया, मतलब करंट डिपेंड करता है V पर। ये है ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ नहीं है। पर बाद में इसको उल्टा करके लिख के V इज इक्वल टू आई आर बना देते हैं। हाँ या ना? ये बात याद रहेगी जिंदगी में, भूल जाओगे? ठीक उसी तरीके से यहां पर मैंने तुम्हें एक बात बता दी है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A सही है, गलत नहीं है। फॉर्मूला ये सही है, गलत नहीं है। पर कौन किस पर डिपेंड करता है, ये बात दिमाग में याद रखना। जो बाद में आया वो डिपेंड करता है उस पर जो पहले आया। क्लियर हो गया? अच्छा, और एक बात बताओ बच्चों, लेकिन तो तुम्हारे दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि सर F जो है वो फाइंड करने के लिए MA क्यों यूज करते हैं? वो इसलिए क्योंकि देखो फोर्स जो है वो आंखों से तो दिखाई नहीं दे रहा। फोर्स जब हम लगाएंगे क्या वो दिखाई दे रहा है? पर ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन तो आंखों से दिखाई दे रहा है। तो उसमें कितना एक्सेलरेशन आया वो अगर मैं इस फॉर्मूले में डाल दूं तो मुझे ये अंदाजा लग जाएगा कि मैंने फोर्स कितना लगाया था। यानी फोर्स फाइंड करने के लिए F इक्वल टू MA वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, परंतु वो कोई पेरेंटल फॉर्मूला नहीं है, वो कोई मदर फॉर्मूला नहीं है। समझ में आ गया? यानी F इज इक्वल टू MA, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू डालेंगे तो फोर्स आ जाएगा। समझ में आ गया? मतलब न्यूमेरिकल्स में ये काम कर जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स फिर किसी और चीज पे, किसी पे तो डिपेंड करता होगा। तो फोर्स एक्चुअली डिपेंड किस पे करता है? तो बच्चों अब याद रखना है यहाँ पे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of momentum of an object। आज से ये बात याद रख लेना। समझ में आ गया? अगर कोई पूछे कि फोर्स पे डिपेंड करता किस पर है, तो फोर्स डिपेंड किस पर करता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ऊपर। मोमेंटम याद है 9th क्लास में पढ़ा था, मास इनटू वेलोसिटी, P इज इक्वल टू mv। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज आया, मान लो कोई ऑब्जेक्ट पहले धीरे धीरे चल रहा था, फिर आपने उस पर फोर्स लगा दिया, अब वो तेज चलने लगा, तो चेक करो वेलोसिटी बढ़ गई। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? mv1। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? mv2। क्योंकि v2 बड़ा है v1 से, आपने वेलोसिटी बढ़ा दी ना फोर्स लगा के, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस पर डिपेंड करता है फोर्स। मतलब आसान भाषा में F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर हो गया? यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d बाई dt ऑफ P। रेट ऑफ चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन तो करोगे मोमेंटम का। बच्चों मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया? d बाई dt इंटू मास इंटू वेलोसिटी। सही है गलत है? और बच्चों यहां पर याद रखना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 है। मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, यही करते ना मैथ्स में, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो k लग जाएगा ना कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर क्या है? 1। अब बच्चों डिफरेंशिएशन आता है आप लोगों को, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को हमेशा पहले बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, k की वैल्यू 1 हो गई, मास बाहर आ गया। अब बचा dv बाई dt। बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, जल्दी बोलो? एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या आ गया फोर्स का? ma। समझ में आ गया? यानी फॉर्मूला ये गलत नहीं है, पर बच्चे इससे क्या दिमाग में फिट कर लेते हैं कि फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, पर सच्चाई ये नहीं है, एक्सेलरेशन फोर्स पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? वो बस फोर्स फाइंड करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं उस फॉर्मूले को। डिपेंड किस पे करता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे। समझ में आ गया? चलें आगे।
अब बच्चों यहां से आगे चलते हैं, चीजों को अगर हम लोग और थोड़ा डेप्थ में जाके देखें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों? अभी अभी हमने पढ़ा फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था, पूरा वर्ड्स में लिखो, ये समझ गए? समझ गए? अब बच्चों याद रखना, इसमें k की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहां पर k1 पुट कर देंगे तो f dt by dt हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू d by dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। सही है? यानी मुझे इसको क्या करना है बच्चों? डिफरेंशिएट। अब यहां पर भी हमारे पास दो रास्ते हो गए बच्चों। मास कांस्टेंट, अगर बच्चों मास कांस्टेंट है तो जरा दिमाग लगाओ, डिफरेंशिएशन करते टाइम मास बाहर आ जाएगा, dv by dt बचेगा। सही है गलत? और dv by dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? ma, जो कि 99.9% जगह यही फॉर्मूला यूज होगा। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो वहां पे मास कांस्टेंट ही लेना है सब जगह, यानी पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में सिर्फ आपको यही वाला लगाना है। बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई बार ऐसा भी होता है कि मास वेरिएबल होता है। मास वेरिएबल, क्या ये संभव है? जिस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हो वो मोशन में आ गया, उसका मास चेंज हो रहा है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें आज एक बात बता देता हूं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वेलोसिटी के साथ साथ उसका मास भी चेंज होता चला जाता है। यानी अभी मेरा रेस्ट मास कितना है? मान लेते हैं 75 kg 2 मिनट के लिए, लेकिन जब मेरी स्पीड बढ़ा दी जाएगी ना, यानी मैं बहुत तेज भाग रहा हूं, बहुत तेज, तो मेरा मास थोड़ा सा बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन जब मैं रुकूंगा तो वापस मेरा मास 75 kg हो जाएगा। तो अगर ये फॉर्मूला याद रखना, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एम नॉट आपका क्या है? रेस्ट मास है। एम नॉट यहां पर क्या है? रेस्ट मास। और ये कौन सा मास है आपका? m क्या है? मास एट वेलोसिटी v। जब आप v वेलोसिटी पर आ जाओगे, आप बाइक चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, या आप स्पेसशिप में हो, अगर आपकी वेलोसिटी v है तो आपका मास वो नहीं रहेगा जो इस समय है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी बढ़ गई है तो आपका मास भी थोड़ा सा बढ़ गया होगा, पर वो इतना कम बढ़ा होगा कि वो बिल्कुल मायने नहीं रखता। बहुत ज्यादा मास बढ़ने के लिए आपको लाइट की स्पीड के पास जाना पड़ेगा, 90% ऑफ लाइट की स्पीड, 95% ऑफ लाइट की स्पीड। इसीलिए ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे कंसीडर फिजिक्स के चैप्टर में नहीं करते, पर तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें अपना मास फाइंड करना हो एट एनी वेलोसिटी तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? और यहाँ से एक चीज और पता चलती है कि हम कभी भी लाइट की स्पीड को मैच नहीं कर सकते, क्योंकि चेक करो, अगर आपकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो गई तो सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? तो एम नॉट को जब 0 से डिवाइड करोगे तो बच्चों आपका मास कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। और अगर आपका मास इनफाइनाइट हो गया तो जरा सोचो, उतना इनफाइनाइट मास को ड्राइव करने के लिए कितना सारा फोर्स चाहिए, इनफाइनाइट फोर्स। तो आप मोशन में कैसे आ पाओगे? बहुत ज्यादा फोर्स कहां से आएगा? क्लियर हो गया? तो बच्चों ये बात याद रखना। इरेज कर दूं ये पूरा? कर दूं इरेज या लिखा रहने दूं? लिख देता हूं, ठीक है? क्लियर हो गया ना? तो यानी कि अगर मास वेरिएबल हुआ तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे बच्चों? जरा चेक करो, F इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल आता है बच्चों, U इंटू वी। जैसे अगर U इंटू वी है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? U डैश V प्लस U V डैश। एक बार U का डिफरेंशिएशन होगा, V एज इट इज रहेगा, प्लस एक बार V का डिफरेंशिएशन होगा, U एज इट इज रहेगा। जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता, मेरे YouTube चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में मैथमेटिकल टूल्स में एक वीडियो देख सकता है डिफरेंशिएशन, पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे? एक बार मास का डिफरेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी एज इट इज रहेगा dm by dt, प्लस एक बार वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होगा, मास एज इट इज रहेगा। सही या गलत? तो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? यहाँ से तो ma आ गया, क्योंकि dv by dt एक्सेलरेशन होता है।
प्लस v dm बाई dt हो जाएगा। याद रहेगा? तो अब आपके पास फोर्स का एक नया फॉर्मूला आ गया है और ये है असली फॉर्मूला। लेकिन बच्चों फिर भी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, इस चैप्टर में ये फॉर्मूला यूज होगा 99.9% क्वेश्चंस के अंदर, ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, बट फिर भी मैंने तुम्हारी नॉलेज के लिए तुमको बता दिया। चले आगे। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो पक्का हम उसको वेक्टर टर्म्स में लिख सकते हैं। मेरी बात समझ पाए बच्चों तुम लोग? अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो पक्का हम उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो मान लो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, F इज इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK, इसका मतलब समझ पाए बच्चों? आपको फोर्स की वैल्यू दी हुई है और ये अपने आप में कंप्लीट वेक्टर है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए ABC, और इसमें डायरेक्शन भी है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के यूनिट वेक्टर है इसके अंदर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे यहां से फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ बच्चों, फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, ये तो कंप्लीट वेक्टर हो गया ना, तो आप कैसे फाइंड करोगे मैग्नीट्यूड? सिंपल है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर न्यूटन। क्लियर हो गया बच्चों? अगर मान लो एक्सेलरेशन फाइंड करने को बोला हुआ है, और या फिर मान लो दिया हुआ है आपको, एक्सेलरेशन दिया हुआ है मान लो pi प्लस qj प्लस rk मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया? तो अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे? सिंपल है, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब अगर मान लो किसी ने ये कहा कि मुझे नेट फोर्स बताइए F, तो आप क्या कर दोगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है खाली, तो आप मास के साथ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लगा देना। क्लियर हो गया? लेकिन अगर आपको कंप्लीट वेक्टर फाइंड करना है फोर्स, तो आप क्या करोगे बच्चों? मास के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे एक्सेलरेशन का, विच इज pi प्लस qj प्लस rk। कोई दिक्कत? और फोर्स की वैल्यू क्या थी बच्चों? ai प्लस bj प्लस ck इज इक्वल टू m का मल्टीप्लाई तीनों से होगा, mpi mqj प्लस mrk। समझ में आ गया? अब आप चेक कर सकते हो फोर्स का x एक्सिस वाला कंपोनेंट a किसके इक्वल आ गया है? mp के। b वाला कंपोनेंट किसके इक्वल आ गया है? mq। और c वाला कंपोनेंट mr। मतलब आप देख सकते हो ये जो फोर्स लग रहा है a, ये लग रहा है x एक्सिस की डायरेक्शन में, ये लग रहा है y एक्सिस की डायरेक्शन में, और ये लग रहा है z एक्सिस की डायरेक्शन में। समझ में आ गया बच्चों? तो फोर्स अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इस फॉर्म में दिया हो, तो एक्सेलरेशन भी अगर इसी फॉर्म में दिया है, तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, मास का मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन से कर देना, आपके पास एक न्यू वेक्टर आ जाएगा विच इज फोर्स। चलें आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो क्या क्या प्रभाव या क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं? नंबर 1, जल्दी बोलो। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और मैंने उस पर फोर्स लगाया, तो क्या वो मोशन में आ सकता है? हाँ, यानी कि फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में था। मान लो कोई बॉल लुढ़कती हुई आ रही है, आपने फोर्स लगा के रोक दिया, मतलब ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में था पर आपने उसको फोर्स लगाकर रोक दिया, यानी फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। बच्चों क्या ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में था, जैसे बॉल लुढ़कती हुई आ रही थी, आपने उस पर फोर्स लगाया और वो और तेज चली गई, यानी फोर्स लगाने से आपने क्या कर दिया? उसकी स्पीड चेंज कर दी, बढ़ा दी, और कम भी कर सकते हो।
वो तेज लुढ़क कर आ रहा था, आपने ऐसा फोर्स लगाया कि वो धीरे हो गई, यानी कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। नंबर 4, बच्चों क्या ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ इधर से आ रहा था, मैंने उस पर ऐसा फोर्स लगाया कि वो इधर से आ रहा था लेकिन अब वो उधर चला गया, मतलब डायरेक्शन चेंज हो सकती है फोर्स लगाने से, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये हुआ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, हाँ या ना? बच्चों क्या ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पर मैंने इतना फोर्स लगा दिया कि उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ बल्कि शेप चेंज हो गई? जैसे एक बैलून है, यार नींबू निचोड़ा है आपने कभी, तो आप उस पर क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो दोनों तरफ से, तो कहीं नहीं जा रहा, वो रेस्ट का रेस्ट पर ही है, पर उसकी क्या चेंज हो गई बच्चों, शेप। मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और क्या कहना चाहते हो बच्चों, क्या फोर्स लगाने से इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा इफेक्ट या ये सारे इफेक्ट एक साथ हो सकते हैं, हाँ या ना? क्रिकेट का खेल खेला है आपने कभी, फुटबॉल का, तो चेक करो ये सारा होता है वहां पे। आप किसी बॉल को बैट से हिट करोगे तो शेप थोड़े से इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। फील्डर जब वो बॉल को कैच करता है तो उसकी मोशन जो है वो स्पीड उसकी 0 पे आ जाती है, बॉलर थ्रो करता है तो रेस्ट से मोशन में आ जाती है। तो ये सारे इफेक्ट आप देख सकते हो, हाँ या ना? यानी कि वन और मोर देन वन इफेक्ट can be seen simultaneously by the application of force। और हम ना देखो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, यहां से लेकर यहां तक इनको हम लोग एक सिंगल सेंटेंस में भी बोल सकते हैं। मतलब स्पीड बढ़ गई, स्पीड घट गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, रेस्ट से मोशन में आ गया, मोशन से रेस्ट में आ गया, इन सभी चीजों को हम लोग शॉर्ट में एक वर्ड में क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की अवस्था। मेरी बात समझ में आ गई? स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ गया, यानी इन सबको मिला के हम बोल सकते हैं फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? याद कर लोगे, लिख लोगे कॉपी में? चले आगे। अभी हमारा फोर्स का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है बच्चों। फोर्स के बारे में अभी मेरे पास इतनी सारी बातें हैं तुम्हें बताने के लिए कि अगली पूरी क्लास या शायद उसकी अगली क्लास भी लग जाए। तो इस चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।